हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किए थे हम लोग, जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये दोनों मूवमेंट जो है गांधी जी के लाइफ के लिए और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट था। ये एक ऐसा मास मोबिलाइजेशन था जो 1857 के बाद बहुत ही बड़े स्केल में हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी का जानते हैं कि इस मोमेंट में रियली हुआ क्या था, आखिर क्या क्या इंसिडेंट थे, कैसे कैसे लोगों को यहाँ पर एक साथ यूनाइट किया गया और क्या स्टेप रहता है गांधी जी और इसके साथ साथ कांग्रेस के लीडर का, जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने में, इंडिया से हटाने में हेल्प मिलता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा था, किसको रिलेट कर रहा था? क्या पूर्ण स्वराज वाला इशूज था? 30 जन 1930 को महात्मा गांधी एक लेटर लिखते हैं। किसको लेटर लिखते हैं? माइंड में लॉक कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर 26 जन 1930 को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर होता है, ठीक है। और 30 जन 1930 को महात्मा गांधी एक लेटर लिखते हैं। लेटर किसको लिखते हैं? उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, उसको लिखते हैं। देशभक्ति तो हमारी कहते हैं उसको लॉर्ड ना बोले, क्योंकि मैक्सिमम जो वायसराय या गवर्नर जनरल है उनके नाम के साथ लॉर्ड यूज हुआ है, कर देते हैं यूज, ठीक है। इरविन को लेटर लिखते हैं और इरविन को लेटर लिखते हैं तो उसमें 11 डिमांड रखते हैं। उस 11 डिमांड में कुछ डिमांड जो था वो पीजेंट्स के लिए था, कुछ डिमांड वर्कर्स के लिए था, कुछ डिमांड इंडस्ट्रिस्ट के लिए था, हर किसी के लिए डिमांड रखा गया। और कुछ कॉमन डिमांड्स था जो हर किसी के लिए रिक्वायर्ड था। और इस डिमांड के साथ, इस लेटर के साथ एक अल्टीमेटम भी देते हैं वायसराय को कि अगर आप मेरी डिमांड को नहीं पूरा करते हैं तब आपको क्या कर दिया जाएगा, आपके अगेंस्ट में हम एक मास मूवमेंट करेंगे। क्योंकि अभी काफी गैप हो चुका था, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो कॉल ऑफ किए थे नॉन कॉपरेशन में 1922, और 8 ईयर्स बाद ये घटनाएं हो रही थी। तो एक तरह से गांधी जी एक मास मूवमेंट जो चाहते थे उसके लिए उनको एक टर्म मिल गया था। टर्म क्या मिला था कि वो सॉल्ट जैसी कॉमन चीज को यूनाइट करना चाहते थे, सॉल्ट जैसी कॉमन पॉइंट पे वो एक रिवॉल्ट करना चाहते थे, एक मूवमेंट करना चाहते थे, ताकि इंडिया के जितने भी लोग हैं सबको उससे जोड़ सके। इस 11 डिमांड वाले लेटर को इरविन भाव भी नहीं देता, इग्नोर कर देता है कि नहीं मानेंगे, क्या कर लीजिएगा। और ये बातें गांधी जी की डिग्निटी को अफेक्ट करने वाली बातें थी। गांधी जी जहां रहते थे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से कोशिश करते हैं, उनका एक एम रहता है कि साबरमती से दांडी जो एक कोस्टल सिटी था गुजरात का, वहां तक वो जाए, पैदल मार्च करे, मार्च मतलब ऑर्गेनाइज होकर के लोगों के साथ मूव करे, उसको मार्च बोलेंगे। और मार्च करके वो दांडी में जा करके सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे, ब्रिटिशर्स फैक्ट्री के सामने जाएंगे, अपने हाथों से सॉल्ट बनाएंगे, उनके साथ बहुत सारे लोग रहेंगे। और इस तरह से ऐसी आइडियोलॉजी को जब पूरे इंडिया में अलग अलग रीजन से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो देखेंगे तो अपने यहाँ भी ऐसे मूवमेंट को माइंड में लॉक कर लीजिएगा इस बात को। अब यहाँ पर क्या एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट हमारा ये आ रहा है कि कितने लोगों के साथ वो अपना मार्च स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करते हैं 78 लोगों के साथ अपना मार्च। कहां से स्टार्ट करते हैं? तो जहां रहते थे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से कहां तक के लिए? दांडी के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये पार्ट जो हुआ ऐसा ही कुछ गुजरात हमारा है, ठीक है। तो अहमदाबाद यहाँ पर है, अहमदाबाद इस पार्ट में है और दांडी यहाँ पर है। तो अहमदाबाद से दांडी जो था, ये जो टोटल डिस्टेंस था इसके बीच में वो 240 माइल्स था। आगे चल करके उसको हम लोग पीडीएफ में ऐड किए हैं, अप्रॉक्स 390 किलोमीटर। ये पर डे टारगेट रखे थे 10 माइल चलने का। माइल में डिस्टेंस 1.6 किलोमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। 10 माइल्स जो है वो ट्राई करते हैं डेली चलने का। 24 डेज में इनकी यात्रा जो है कंप्लीट होती है। कहाँ से? साबरमती से दांडी तक। दांडी क्या था? एक कोस्टल सिटी था। तो यहाँ से ट्राई कर, देखिए स्टार्टिंग में इनके साथ कितने लोग थे? स्टार्टिंग में मात्र 78 लोग थे, लेकिन बाद में चल करके ये संख्या जो है हजारों लाखों तक पहुंच जाती है जब दांडी पहुंचते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ज्यादा सक्सेसफुल था? कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मास पार्टिसिपेशन था, जबकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ओनली पॉलिटिकली एक्टिव लोग ही इन्वॉल्व थे।
सॉल्ट मार्च को क्या हम की टर्म रख सकते हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बेझिझक रख सकते हैं इसको की टर्म, क्योंकि यह वही इंसिडेंट था जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए हम बोल सकते हैं, इस चीज से सिंबलाइज करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। इसका हिंदी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम एक विनम्रता रखेंगे, अवज्ञा करेंगे, बात नहीं मानेंगे ब्रिटिशर्स की, और कॉमन टर्म रहेगा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम लोग रखे थे की टर्म कि बाइकआउट करेंगे ब्रिटिशर्स गुड्स का, इसमें भी बाइकआउट किया जाएगा। स्वदेशी अपनाएंगे, इसमें भी अपनाया जाएगा। चरखे से बने हुए चीज़ों को यूज करेंगे, यहाँ पर भी यूज किया जाएगा। और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट या जो इंडियन कॉमन पीपल थे, ट्राइबल लोग थे, हर किसी को का सपोर्ट मिलेगा इस मूवमेंट में। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस भी आगे आकर के इस मूवमेंट को सपोर्ट करेगी। That he would lead to a march to break one of the most widely disliked law in British India। अच्छा, इस बहुत सारे, अच्छा कौन सा इनका एक्ट जो था वो लाइक किया जाता था और वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक्ड लॉ था इनका। अच्छा, किस बेस पे, वो टर्म क्या था जिस बेस पे इंडियंस को यूनाइट करना चाहते थे, और सॉल्ट जैसी कॉमन चीजों पे इंडियन इंडियन को एक तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, यूनाइट करना चाहते थे, क्योंकि सॉल्ट तो हर कोई यूज करता है। आप इमेजिन करो, आपके जीवन से नमक गायब कर देते, जीवन फीका पड़ जाएगा। सेम इसी तरह से इसी को की टर्म रखा गया था। एट पीपल वर फॉरबिडन फ्रॉम मेकिंग सॉल्ट इवन फॉर डोमेस्टिक यूज, कंपेलिंग देम टू बाई इट फ्रॉम शॉप्स एट हाई प्राइसेस। सॉल्ट जैसी कॉमन चीजों पे हाई प्राइस लगता था और इसको ही की टर्म माना गया, और होम डिस्ट्रिक्ट में, होम स्टेट में बनता था, तो मतलब इसको ज्यादा हाईलाइट करना बड़ा इशू नहीं था। द स्टेट मोनोपोली ओवर सॉल्ट वाज डीपली अनपॉपुलर बाय मेकिंग इट हिज टारगेट। द सॉल्ट द स्टेट मोनोपोली, स्टेट मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट है, और मोनोपोली मतलब एक अधिकार है। सॉल्ट जैसी कॉमन चीजों पे एक तो टैक्स ज्यादा लेते थे, दूसरी बात इस पे एक अधिकार करके रखे थे। ये मेजर इश्यूज रहेगा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि इतने इसेंशियल गुड्स पे आप टैक्स लीजिए। ये इंग्लैंड का तो था नहीं, ये तो हमारा था, तो हमारे ही गुड्स पे हम ही से टैक्स लीजिएगा, ये कहाँ की बात हुई भाई। गांधी जी होप टू मोबिलाइज अ वाइडर डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल का जो मोस्ट ट्रेडेड फेस था, उसको इंडियंस को दिखाए, दुनिया को दिखाए कि देखिए इतनी इसेंशियल चीजों पे जो हमारे यहाँ का है, हमारे समुद्र से बना रहे हैं नमक, और उसके बाद हम ही से टैक्स ले रहे हैं। तो इंडिया जो इतना ज्यादा एक तरह से डाइवर्सिटीज वाला जो कंट्री है, इसमें लोगों को किसी व्यू पे ऑर्गेनाइज करना एक टफ टास्क रहा है, और गांधी जी उसमें माहिर थे। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया लोगों को, एक मतलब मंच के पास, एक छत्ते के नीचे लाए, एक कॉमन व्यू पे। और कॉमन व्यू क्या था कि सॉल्ट जैसी कॉमन चीजों पे जो ब्रिटिशर्स टैक्स लेते थे, उसको उन्होंने हटाया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर वाला फॉर्म में देखते हैं, तो ये मार्च जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? मार्च में ऑर्गेनाइज जो मूवमेंट था 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। कितने वॉलंटियर्स थे? 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे गांधी जी रहते थे। कहाँ तक? तो कोस्टल सिटी ऑफ गुजरात, जिसका नाम दांडी था, वहां तक। On 12 March 1930, the Salt March began and ended of April 6 April 1930। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल को एंड हुआ, जहाँ पे वो सॉल्ट बना देते हैं। वैसे डांडी पहुंच गए थे कब? 5 अप्रैल को। कौन? गांधी जी। और 6 अप्रैल को क्या करते हैं? 6 अप्रैल को वो वहां पर सॉल्ट बनाते हैं, और बीच में जो 10 माइल्स बाद रुकते थे, तो वहां पर इनकी बड़ी स्पीच होती थी। आसपास के स्टेट्स वाले आते थे इनको सुनने, यहाँ तक कि वुमेन पार्टिसिपेशन भी सॉल्ट मार्च जैसी चीजों में काफी ज्यादा था। सॉल्ट मार्च जैसे की टर्म्स जो मूवमेंट का था, उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा था, वो अलग बात है। क्लास 10 एनसीईआरटी में लिखा गया क्लियर। महिलाओं ने स्टार्टिंग स्टेज में सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी को पॉपुलर सपोर्ट किया, बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन लास्ट में गांधी जी बोल दिए कि महिलाओं का काम है गुड मदर और गुड वाइफ बनकर रहना। इससे बहुत सारी जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी वाली महिलाएं थी, इनकी इस बात से आहत हुई। द सॉल्ट मार्च स्टार्टेड ओनली 80 पीपल्स, अप्रॉक्स 78 आपको लिखे होते, एग्जैक्ट होता एनसीईआरटी में गिवन है, बट एज मोर पीपल ज्वाइंड इट फॉर 390 किलोमीटर जर्नी। और ये जर्नी जो है वो माइल्स में करें तो कितना था? 240 माइल्स था। ठीक है। इट एक्सपेंडेड टू फोर्स ऑफ 50,000 पीपल, अप्रॉक्स 1 लाख या उसके आसपास लोग जो थे दांडी पहुंचते पहुंचते हो गए। याद रखिएगा इस बात को, ये सारे आंसर्स है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते तो उसके लिए भी आंसर्स है कि कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कहां से स्टार्ट हुआ, ये सारी चीजें।
और इस तरह से हम लोग क्या देखे हैं कि गांधी जी जो है वो 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ दांडी जा करके क्या करते हैं, वो सॉल्ट बनाते हैं। When महात्मा गांधी अराइव्ड एट दांडी सीशोर्स ही ब्रीच्ड द लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट। और ब्रिटिश फैक्ट्रीज के सामने जा करके सॉल्ट बनाते हैं। और बस ये गांधी जी नहीं, तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी, वो अलग बात है कि बंगाल में ये सॉल्ट मार्च मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर दो ग्रुप में कांग्रेस डिवाइड हो गया था। असम वाले रीजन में मुस्लिम डोमिनेंस ज़्यादा था और मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं था, क्योंकि ईस्ट बंगाल वाले रीजन जो था असम और उसके आसपास रीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो यहाँ तक गुजरात में, इसके साथ साथ महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग जो कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने सॉल्ट मार्च को लीड किया। सॉल्ट तो जनरली सी में बनता है या जो सेलाइन वाटर लेक है उसमें बनता है। बिहार में भी इस मूवमेंट को लीड किया गया, और बिहार में मूवमेंट को जो लीड किया गया वो था डिस्ट्रिक्ट हमारा चंपारण और सारण वाले में, जिसमें और भागलपुर, ये सब, हर मुंगेर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में सॉल्ट मार्च को लीड किया गया। और भागलपुर वाले रीजन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लीड किया सॉल्ट मार्च को। मिलियंस ऑफ इंडियन disregarded salt restrictions by the producing salt or buying illegal मतलब कि salt resulting in a widespread गांधी जी मूवमेंट across the countries। पूरे कंट्रीज में एक गांधी जी का मूवमेंट था, वाइड स्प्रेड हुआ, अलग अलग रीजन का जिक्र किया है। एक वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि तमिलनाडु वाले रीजन में किसने लीड किया था, सी राजगोपालचारी अंडर ब्रैकेट राजा जी ने लीड किया था। It received a lot of press attention and brought the Indian independence movement to the notice of the rest of the globe। पूरे अर्थ पे, पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज थे इस सॉल्ट मार्च को नोटिस किए कि अब इंडियन ऑर्गेनाइज होकर के ब्रिटिशर्स को अपोज कर रहे हैं, और मेथड भी बड़ा सिंपल सा था, नॉन वायलेंस था। तो हर किसी का अटेंशन इंडियन और इंडियंस के फ्रीडम स्ट्रगल पे आया। और जिस इरविन ने रिजेक्ट किया था गांधी जी को कि ये क्या कर लेंगे, वो फिर इरविन को क्या करना पड़ा, गांधी जी की डिमांड के सामने आना पड़ा, उनकी डिमांड मानना पड़ा। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ सॉल्ट मार्च। तो बोला कि पार्टिसिपेशन ऑफ दलित इसमें नहीं पार्टिसिपेट किए। याद रखिएगा 1930 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलितों के सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे, उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बना दिया। दलित लोगों को लगता था कि कांग्रेस का मूवमेंट है और कांग्रेस ही है जिनके कारण हम लोग का लाइफ डिक्लाइन हुआ है, और इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं किए इस मूवमेंट में। याद रखिएगा इस बात को। द डोमिनेटिंग रोल प्लेड बाय द हिंदूज बिलोंग टू हाई कास्ट, जिसको सनातनीज बोला गया, जिनको सनातनीज बोला गया है, ठीक है। और इन्हीं के डर से फियर ऑफ सनातनीज दलित पार्टिसिपेट नहीं किए। डिफरेंट एस्पिरेशंस ऑफ द फॉलोअर्स, अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड थी। जैसे जो फार्मर थे वो चाहते थे कि उनकी डिमांड फुलफिल हो जाए, वर्कर्स चाहते थे उनकी डिमांड फुलफिल हो जाए, इंडस्ट्रीज चाहते थे उनकी डिमांड फुलफिल हो जाए। कोई यूनाइट वे में इस मूवमेंट को नहीं लीड पा रहे थे। क्लैश बिटवीन द पॉलिटिकल लीडर्स, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में क्लैश था। नो मुस्लिम पार्टिसिपेशन। और 1930 तक मुस्लिमों की पार्टी जो मुस्लिम लीग थी वो इन्फ्लुएंस में आ चुकी थी, और उनको लगता था कि इंडिया फ्री होने के बाद मेजोरिटी बेस्ड आइडियोलॉजी पे प्रीफर करेगा, हिंदुओं का डोमिनेंस रहेगा, इसलिए मुस्लिम भी अपने लिए अलग राह बना रहे थे। याद रखिएगा एनसीए में मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन था, सीडीए में मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन नहीं था। The government abolished the on the salt tax after the disobedience of many laws in various states and the refusal of pay taxes in eastern parts of India। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पे टैक्स मतलब वो टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टैक्स आपसे नहीं लेंगे। द मेन रीजन द सॉल्ट सत्याग्रह फेल्ड वाज द लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस। जिस पर्पज से और जो अटेंशन मिला था पूरे वर्ल्ड का इस पे, उस पर्पज से, उस अटेंशन से ये सत्याग्रह सक्सेसफुल नहीं रहता है। इसके पीछे मेन कारण रहता है लैक ऑफ यूनिटी, यूनिटी की कमी होना। When Abdul Ghaffar Khan devotee disciple of Mahatma Gandhi was arrested in April, पेशावर से इनको अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी के ट्रस्टेड डिसिपल्स एकदम वो अच्छे वाले शिष्य थे। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी इनका मतलब होता है, और खुदाई खिदमतगार जैसे मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया जो पठानों के डिग्निटी से रिलेटेड था। 1930 angry crowd demonstrated in the states of Peshawar facing armed cars and police firing, many people were killed। हजारों लोग, बहुत सारे लोग इसमें, नॉट हजारों, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। और एक बात, गांधी जी के कोई भी मूवमेंट हो, कितना भी सक्सेसफुल हो, किसी भी पॉइंट पे हो, अगर वायलेंस होगा गांधी जी कॉल ऑफ कर देंगे। एनसीए में उन्होंने एक गलती की थी, मूवमेंट पीक पे था, सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट था कि अभी मूवमेंट का आउटकम्स आने वाला था, तब तक गांधी जी ने इसको कॉल ऑफ कर दिया। सेम इंसिडेंट यहाँ भी होने वाला है।
A month later, when Mahatma Gandhi was arrested, industrial workers in Solapur attacked police force, municipal buildings, law courts, railway stations, and all other structures that symbolize British rule. ब्रिटिश को सिम्बलाइज करने वाले उन हर जगहों पे महाराष्ट्र के सोलापुर में गांधी जी के अरेस्टिंग के अगेंस्ट में अगस्त 1930 को उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो उनके अरेस्ट के अगेंस्ट में हर ब्रिटिशर्स को पनिश किया गया, उनके बिल्डिंग्स पे आग लगा दिया गया, जहां भी ब्रिटिशर्स देखे थे उनके साथ वायलेंस किया गया। और ये बात जब गांधी जी को पता चलेगी, इन नॉन चीजें क्या करेंगे, मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देंगे। याद रखिएगा इस बात को। इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चैप्टर की विषय ने एक अलग से टॉपिक के थ्रू कवर किए हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट। आप डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आप एकेडमिक एजुकेशन से 6 to 10 12 तक है तो आप वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्री है आप क्वेश्चन पूछने के लिए। 24/7 हमारी टीम अवेलेबल रहती है वहां पर आपकी किसी भी तरह के डाउट को सॉल्व करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, और भी ज्यादा बेहतरीन बनाना चाह रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर पे हमारा ऐप अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर, सॉल्यूशंस, वीडियो, क्विज और बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज है वो मिलते रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी का इसको तो खत्म कर दिया हम लोग, काफी अच्छे वे में खत्म किया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।